चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। आपको सभी पार्ट्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वी ऑल ब्रीथ एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। हम सभी क्या मतलब सांस में क्या लेते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन की किस में ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन में ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन इज़ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। रेस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि भाई सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना यानी कि हवा को अपने अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, सांस लेना भी कहते हैं, सांस लेना और छोड़ना भी कहते हैं। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब अंदर लेना, हवा को अपने शरीर के अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है हवा को बाहर छोड़ना अपने शरीर से। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये पूरी लाइफ में चलता रहता है, सांस लेने की प्रक्रिया ये चलती रहती है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। अपने शरीर के अंदर हवा को लेना यानी कि जो हवा जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और हवा को अपने शरीर से बाहर छोड़ना जिसमें क्या हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है भाई, हम ऑक्सीजन ऐसी हवा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और जब एक्सहेलेशन में ऐसी हवा छोड़ते हैं अपने शरीर से बाहर, एयर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं बाहर। These processes take place with the help of the muscular diaphragm and the rib cage। और ये जो प्रोसेस होता है सांस लेने का और छोड़ने का, ये क्या भाई, टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प इसमें लेते हैं हम, अपने मस्कुलर डायाफ्राम होता है हमारे, ठीक है, शरीर के अंदर, और रिब केज होता है, ये हमारी एक्सलेशन और इनहेलेशन में मदद करते हैं। द डायाफ्राम इज़ ए मस्कुलर पार्टीशन। जो डायाफ्राम होता है एक मस्कुलर पार्टीशन होता है। देखो ये वाला जो है ये क्या है, डायाफ्राम है, ऐसे नीचे वाला ये वाला, ठीक है, मसल से बना होता है। विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या करता है, चेस्ट को यानी कि छाती को और पेट को अलग करता है, ठीक है। छाती और पेट के बीच में होता है ये क्या, डायाफ्राम। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज। जो चेस्ट है हमारी, जो छाती है, कैविटी है जो, ठीक है, वो किससे सराउंडेड होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, रिब केज होता है। देखो ये हड्डियां सी बनी हुई हैं, इसको बोलते हैं हम रिब केज। और इन्हीं रिब केज के अंदर क्या होता है अभी, फेफड़े होते हैं हमारे, लंग्स होते हैं। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं, ठीक है। ये रिब केज का काम क्या है, हमारे जो लंग्स क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। रिब केज का काम है लंग्स को सुरक्षा प्रदान करना। आगे है द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस अंदर और बाहर छोड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रेट बोलेंगे। वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, एक सांस लेना और छोड़ना, ये टोटल क्या होगी भाई, वन ब्रीथ, इसको काउंट करेंगे हम। एन एडल्ट नॉर्मली ब्रीथ फ्रॉम 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। जो एक अडल्ट होता है, एक युवक होता है, वो लगभग 14 से 20 बार एक मिनट में क्या करता है भाई, ब्रीदिंग करता है। बट विगरस एक्सरसाइज कैन रेज द रेट टू अप टू 80 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करें, दौड़ भाग करें,
तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट वो बढ़ जाती है। 1 मिनट में लगभग 80 बार फिर हम ब्रीदिंग करते हैं। ए चाइल्ड्स रेट ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट इज़ फास्टर देन दैट ऑफ एन अडल्ट एट रेस्ट। और जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होती है किससे, अडल्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर एक चाइल्ड आराम से बैठा है और एक अडल्ट आराम से बैठा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो जो चाइल्ड की जो ब्रीदिंग रेट है वो अडल्ट से ज़्यादा होती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो मतलब उनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है, वो सांस को जल्दी लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ ए रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ पर मिनट। और जो बिल्कुल नया बच्चा जो पैदा होता है उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है भाई, 1 मिनट में उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, 40। ठीक है, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है भाई, 40 बार सांस ले लेता है लगभग। इन जनरल स्मॉलर एनिमल हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट देन लार्जर एनिमल। और अगर हम जनरल में बात करें कि भाई जो छोटे जानवर होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट बड़े जानवरों से ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए रैट ब्रीथ्स अबाउट 60 टाइम्स पर मिनट वाइल ए हॉर्स ब्रीथ्स ओनली अबाउट 12 टाइम पर मिनट। जैसे किसी ने एग्जांपल दिया है, चूहा क्या होता है, छोटा होता है और घोड़ा बड़ा होता है, तो चूहे की ब्रीदिंग रेट कितनी है, 60 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 बार। और जो हॉर्स होता है वो 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। ठीक है, 12 टाइम सिर्फ। यानी कि जितना अधिकतर क्या होता है भाई, जो जानवर छोटे होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, इसको हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है हम उसको 2 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपीरेशन और एक्सलेशन। ठीक है, 2 तरह का है भाई, इनहेलेशन और एक्सलेशन। ठीक है, इन इंस्पिरेशन एयर मूव्स इनटू द लंग्स वाइल इन एक्सपीरेशन एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग। इंस्पिरेशन में यानी कि सांस ले, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो एयर क्या होती है भाई, हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है। और एक्सपीरेशन में क्या होता है भाई, हमारे जो वो एयर है वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। द लंग्स दैमसेल्फ हैव नो मसल्स टिश्यू। जो लंग्स होते हैं उनमें कोई मसल टिश्यू नहीं होता। देयर मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिब केज एंड द डायाफ्राम। जो जो ये लंग्स है उनकी मूवमेंट किससे कंट्रोल होती है, रिब केज से और डायाफ्राम से। ठीक है, यानी कि इसमें इनहेलेशन में और एक्सलेशन में कौन मदद करते हैं, रिब केज और डायाफ्राम। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड लोअरिंग द डोम ऑफ द डायाफ्राम अंटिल इट फॉर्म ए नियरली फ्लैट शीट। जब हम सांस लेते हैं यानी कि सांस अंदर की तरफ लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं हमारे शरीर में, द मसल अराउंड द रिब केज, जो रिब केज के चारों तरफ जो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। वो क्या करती है भाई, उससे क्या होता है भाई, जो रिब्स हैं वो फैल जाते हैं ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कि उनका एरिया बड़ा हो जाता है। एंड लोअरिंग द डोम ऑफ द डायाफ्राम, और जो ये डायाफ्राम होता है वो क्या होता है भाई, नीचे की तरफ चला जाता है। डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है और वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है भाई, मसल से फोर्स लगता है और ये क्या होता है, हमारा जो रिब्स हैं वो फैल जाते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या हवा से भर जाते हैं। ठीक है, और ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, इससे एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, खाली जगह हो जाती है सांस लेने के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। ठीक है, इस रिजल्ट से जो चेस्ट कैविटी होती है वो फैल जाती है। ठीक है, बिकॉज द लंग्स आर अटैच टू द चेस्ट कैविटी, क्योंकि जो लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी से अटैच होते हैं, दे आल्सो एक्सपेंड, तो हमारे लंग्स भी फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। ड्यू टू दिस enlargement of the lungs, air pressure inside the lungs falls below the pressure of the air outside of the body। क्योंकि जो हमारे जो फेफड़े जब फैलते हैं, लंग्स फैलते हैं,
तो जो एयर प्रेशर है हमारे लंग्स में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो बाहर का जो एयर प्रेशर है उससे हमारे फेफड़ों के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसलिए फिर क्या होता है भाई, बाहर ज़्यादा प्रेशर है अंदर कम है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा चलती है। दिस क्रिएट ए पार्शियल वैक्यूम एंड सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी रशेज इनटू द लंग्स। इसके कारण क्या होता है भाई, हमारे फेफड़ों में एक पार्शियल वैक्यूम खाली जगह हो जाती है, जिससे कि जो बाहर की जो हवा है वो हमारे फेफड़ों की तरफ चल पड़ती है। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द मसल्स दैट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर द डायाफ्राम रिलैक्स। और जब हम सांस छोड़ते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो मसल हमारी जो है, मसल दैट लिफ्ट द रिब केज, जो रिब केज को लिफ्ट करती है और डायाफ्राम को जो नीचे करती है मसल, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, यानी कि वो दोबारा से अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है। मसल्स क्या करती हैं भाई, पहले केस में रिब केज को उसने क्या किया था भाई, फैला दिया था, एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है। और डायफ्राम को नीचे कर दिया था। ठीक है, जो अभी हमने केस पढ़ा है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो मसल होती है दोबारा से डेट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर द डायफ्राम रिलैक्स, जो मसल रिब केज को उठाती है, ठीक है, ऊपर करती है, वो अब रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। और डायफ्राम पे भी कोई असर नहीं डालती, और मतलब कि वो मसल रिलैक्स होने के कारण जो रिब केज है और जो डायफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल स्टेज पे आ जाते हैं, पोजीशन पे आ जाते हैं, दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द रिब केज एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो रिब केज और डायफ्राम है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा से आ जाते हैं। एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट विद, और जो लंग्स हैं दोबारा से सिकुड़ जाते हैं। पहले केस में फैल गए थे जब हमने अपने छाती में हवा भरी थी, और दूसरे केस में जब हमने हवा छोड़ी तो दोबारा से वो उसी स्थिति में आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं लंग्स। विद ईच सच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स द एयर इनसाइड दैम गेट्स फोर्स आउट। ठीक है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होती है, जो हमारी एयर होती है, इसी सिकुड़न के कारण जो एयर होती है वो हमारे शरीर से, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अब देखो इस पिक्चर में ये सारा मैकेनिज्म दिखा रखा है ब्रीदिंग का। ये देखो, ये इन्हेलेशन है, जब एयर अंदर जाती है तो फेफड़े में हवा भर जाती है, फेफड़े मतलब जो लंग्स होते हैं हमारे वो एक्सपैंड हो जाते हैं, रिब्स केज भी एक्सपैंड हो जाता है, और ये जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम दोबारा से ऊपर की तरफ चला जाता है, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पर चला जाता है। ठीक है। और जो फेफड़े हैं यानी कि लंग्स हैं सिकुड़ जाते हैं, रिब केज भी सिकुड़ जाता है। ठीक है। तो ये है दो केस। आगे है डू यू नो। डू यू नो में क्या है भाई, वाई डू यू यॉन, आप जो उबासी जिसको कहते हैं वो क्यों लेते हैं। व्हेन यू आर स्लीपी और ड्राउजी द लंग्स डू नॉट टेक इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जब आप स्लीपी होते हैं यानी कि थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है या सुस्त होते हैं, तो लंग्स जो होते हैं वो सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं ले पाते एयर से। दिस कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, इसलिए जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। द ब्रेन सेंसिस दिस इंक्रीज एंड सेंड्स ए मैसेज डैट कॉजेज यू टू टेक ए डीप लॉन्ग ब्रेथ ए यॉन। अब क्या होता है भाई, जो ब्रेन है हमारा मैसेज भेजता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उससे क्या होता है भाई, तो हम फिर क्या लेते हैं भाई, यू टेक ए डीप लॉन्ग ब्रेथ, हम एक लंबी सांस लेते हैं जिसको आप यॉन यानी कि ओबासी भी बोलते हैं। इट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीजेज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। अब इसके कारण, लॉन्ग ब्रीथ के कारण क्या होता है, उबासी लेने के कारण क्या होता है भाई, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। नाउ फाइंड आउट वाई यू कफ एंड स्नीज। आपने ये बताना है कि आप खांसते क्यों हो और छींकते क्यों हो। ठीक है। कमेंट में बताना है आपने, ये कमेंट करके बताना है कि आपको खांसी क्यों आती है, खांसते क्यों हैं और छींक क्यों आती है हमें। ठीक है। जिस बच्चे को पता हो वो कमेंट करके बताए। आगे है डू यू नो स्मोकिंग अफेक्ट लंग। जो स्मोकिंग होता है, धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से या कोई नशीला पदार्थ, ठीक है, उसका सेवन करने से क्या होता है भाई, स्मोकिंग से क्या होता है भाई, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है बुरा। व्हेन वन स्मोक्स सिगरेट मैनी केमिकल एंटर वंस बॉडी थ्रू द लंग्स। जब कोई सिगरेट पीता है तो उसके अंदर, उसके लंग्स में बहुत सारे केमिकल चले जाते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ टोबैको प्रोड्यूसेस मोर देन
4,000 केमिकल। जब तंबाकू जलता है तो लगभग 4,000 के आसपास वो केमिकल छोड़ता है, पैदा करता है। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार आर सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस। उनमें से कुछ सब्सटेंसेस क्या है? निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और टार है। स्मोकिंग डैमेजेस द लंग्स एंड एयरवेज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो हमारा स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने से हमारे जो लंग है वो डैमेज हो जाते हैं, और जो हमारा एयरवेज है, जो सांस लेने का रास्ता है, वो भी, उसको भी क्या हो जाता है भाई, उसको भी हानि पहुंचती है। स्मोकर्स जनरली सफ़र फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रीथिंग। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं, स्मोकर होते हैं, जो उनको अधिकतर सांस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी हो जाती है। दीज प्रॉब्लम कैन रेंज फ्रॉम एन अनोइंग कफ टू ग्रेव इलनेस लाइक एम्फेसीमा एंड कैंसर। ठीक है, और ये इन प्रॉब्लम में से कुछ हो सकती हैं, जैसे वो लगातार खांसता है, या फिर उसको एम्फेसीमा हो जाता है, फेफड़े की बीमारी हो जाती है, या फिर उसको कैंसर भी हो सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन ले ली, और वो ऑक्सीजन हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडी पर कैसे जाएगी, पहुंचेगी, उसको, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स पिक्स अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स, जब ब्लड लंग्स में से पास करता है तो पिक्स अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट। एक ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी मदद से वो लंग में से ऑक्सीजन ले लेता है। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। ब्लड का लाल रंग भी इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर, हर एक अंग तक पहुंचा देता है। इट आल्सो picks up some of the carbon dioxide produced by the cells during cellular respiration and transport it to the lungs for expiration। ठीक है, और यही जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है, जो सेल प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स फॉर एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन। और क्या होता है भाई, जो दोबारा से जो क्या है भाई, हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है हमारा, वो दोबारा से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, जिससे एक्सपीरेशन होती है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है लंग से। हीमोग्लोबिन दस एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी। इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहा जाता है, हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी तरह ये काम करता है, रेस्पिरेटरी कैरियर की तरह। वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है शरीर से बाहर? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिमूव्ड। अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो वो एक जहर का काम करती है, टॉक्सिक होती है। ये क्या होती है, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। इट इज़ ब्रॉट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड देन रिमूव्ड व्हेन वी एक्सेल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के मतलब हमारे खून के द्वारा लंग्स में चली जाती है, और फिर लंग्स के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है जब हम सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दे रखी है इसने, वो भी देख लेते हैं। टू शो डैट एक्सेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये दिखाना है हमने कि जो हम सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हम करेंगे। टेकिंग ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। हमने एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लिया, ठीक है, पता है ना, ऐसी ऐसी एक पाइप सी ले ली, और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, उस एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उसमें फ्रेश लाइम वाटर ले लिया, चूने का पानी ले लिया। प्लेस वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इन द लाइम वाटर। ठीक है, एक स्ट्रॉ को
क्या आप करो भाई, किस में डुबा दो भाई, लाइम वाटर में आपने डुबो देना है, ठीक है। स्ट्रो को लाइम वाटर में जब आप डुबोगे, एंड ब्लो द एक्सेल्ड एयर जेंटली एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रो, और यहाँ से आपने क्या करनी है, हवा फूकनी है इसके अंदर, ठीक है, सांस छोड़नी है इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेल्ड एयर, क्योंकि जो हमने सांस छोड़ी है उसके अंदर, जो हवा मारी है उसके अंदर, वो उसमें क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भाई, जो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, सफ़ेद रंग का कर देती है। इससे हमें पता लगता है जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।